आज की तारीख क्या है वैसे? 18 जून 2022, राइट। अब देखिए, एक बात अच्छे तरीके से समझ लो। जब भी हम करंट अफेयर की प्रिपरेशन करते हैं, आप में से बेसिकली ज़्यादा लोग एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग किसकी कर रहे हैं अभी तक वो तय नहीं कर पाए हैं, तय कर लो। तो इसमें हमें एक बात समझनी है, जो करंट अफेयर आते हैं ना, वो जनरली किसी भी एग्ज़ामिनेशन, अगर 2023 की एग्ज़ामिनेशन है तो मोटे मोटे तौर पे मान के चलो कि इसी महीने से वो काउंट होना शुरू हो जाते हैं। जून टू अप्रैल जो उनका पैटर्न है, ज़्यादातर उस ड्यूरेशन के ऊपर नहीं क्या वो करंट अफेयर जो है ज़्यादा पूछते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं होते हैं, बट एक इंट्रोडक्टरी चीज़ें अगर हमें पता रहती हैं तो हमें जज कर पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और एक्चुअली एस्पिरेंट ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सके हैं कि करंट अफेयर भी हमारा एक सिलेबस है। हम उसे महज एक नहीं क्या मौज मस्ती या न्यूज़ की तरह ले रहे हैं। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, न्यूज़ चैनल की न्यूज़ नहीं है। इसके ऊपर अगर यूपीएससी का इस साल का पेपर देखेंगे, 40% जो स्कोप था वो करंट अफेयर के ऊपर था। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका जो स्कोप था 14% था। मतलब जैसे आप पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सेम वैसा ही स्कोप और वेटेज आपको करंट अफेयर को भी यहाँ पे देना है। बट अनफॉर्चुनेटली इधर विदर्भ रीजन में इतना इम्पोर्टेंस उसे नहीं दिया जाता। बट एनीवेज, आप लोग इम्पोर्टेंस देने वाले लोग लग रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। और आज के सेशन की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सारे रैंडम टॉपिक जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं, सीधे सीधे आ सकते हैं, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक से। टाइटल डालिए अग्निपथ स्कीम। ठीक है, अब जो स्कीम हमें देखनी है, इस स्कीम को हम कंट्रोवर्सीज क्यों हैं, इसमें फैक्ट्स क्या है, हमें जानना क्या है, इन सभी बातों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे ख्याल में रखना कि ये रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की गई यहाँ पे ये स्कीम है। अब यहाँ पे समझ लेना, स्कीम कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो स्कीम है ये किसके बारे में है? हमारे देश के डिफेंस के बारे में है। डिफेंस के बारे में है, और डिफेंस के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि डिफेंस ये जो सेक्टर है ये किस में आता है? सेंट्रल लिस्ट में आता है। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? अगर पुलिस से जुड़ी हुई अगर कोई स्कीम रहेंगी, ऑब्वियसली कौन लेके आएगा? स्टेट गवर्नमेंट लेके आएगा, क्योंकि पुलिस जो सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है। यहाँ पे डिफेंस जो सब्जेक्ट आता है ये सेंट्रल लिस्ट में आता है, जिसकी वजह से ये डिफेंस से रिलेटेड स्कीम होने की वजह से ये नहीं क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ला रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों भी विंग्स के लिए इन्हीं के ये एक स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। इसके फ़ायदे नुकसान क्या हो सकता है, लोग दंगे क्यों कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अब देखिए स्कीम में क्या बताया गया है कि इसके स्कीम के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। किसी भी स्कीम को समझने के पहले वो क्यों लाई जा रही है, इसे समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक तो अगर हम देखेंगे हमारा जो देश का जो बजट है, देश का बजट, मैंने बजट के ऊपर सेशन लिए आपको। टेंटेटिव जो हमारा बजट है वो कितने लाख करोड़ का था? 40 लाख करोड़ के आसपास हमारा बजट था। कितने लाख करोड़ का? 40 लाख करोड़ का हमारा बजट था। इसमें से हमारा जो डिफेंस बजट था, ठीक है, वो था 5,25,000 करोड़ के आसपास। मतलब 5.25 लाख करोड़ के आसपास हमारा कौन सा बजट था? डिफेंस का बजट था। मतलब अगर आप डिफेंस का ही बजट निकालें यहाँ पे, यही बहुत बड़ा प्रपोर्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया? ऑलमोस्ट 12-13% जो है हमारा जो बजट एक्सपेंसेस है, कहाँ पे जा रहे हैं? डिफेंस में जा रहे हैं। अब ये डिफेंस में जो हमारे एक्सपेंसेस जो दिख रहे हैं, मतलब हमारे कुल बजट का 12-13% जो बजट जो है वो डिफेंस में जा रहा है। अगर मैं देखूंगा तो ये बहुत बड़ा फिगर है। वर्ल्ड में हम तीसरा लार्जेस्ट क्या कर रहे हैं? एक्सपेंसेस कर रहे हैं। टॉप पे यूएसए है जो अराउंड 25 लाख करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाइना की बात करेंगे वो 15 लाख करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस कर रहा है। इंडिया का फिर मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का भी मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान हमसे 3 गुना कम डिफेंस एक्सपेंसेस करता है। समझ में आ गया? अराउंड 1.5 लाख करोड़ के आसपास उसका क्या है? डिफेंस एक्सपेंसेस है। मतलब मोटे मोटे तौर पे कहने की बात ये है कि हमारे डिफेंस एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये 5.25 लाख करोड़ की अगर मैं बात करूँ, इसमें से 1.5 से 2.5 लाख करोड़ जो जाता है, ये जाता है आपके सैलरी एंड पेंशन में ही जाता है। मतलब जो इतना बड़ा जो फिगर लग रहा है ना, ये किस में जा रहा है? हमारे
सैलरी एंड पेंशन में जा रहा है। मतलब इसका हाफ ऑफ द अमाउंट जो बचता है वो बचता है डिफेंस के इक्विपमेंट, वेपन्स और उसको एडवांस बनाने में। समझ में आ गया? भारत के सामने करंटली क्या समस्या है? भारत के सामने हमें पता होगा कि हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट जो है, हमारे पास जितने भी वेपन्स आते हैं, ये सारे वेपन्स हमें क्या करने होते हैं? इंपोर्ट करने होते हैं। हार्डली कुछ चीज़ें हमने के इंडिया में यहाँ पे बनाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें हैं वो हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? रशिया, फ्रांस वगैरह ऐसे बड़े देशों से हम इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका वगैरह से। तो हमारा ये जो बजट है इसमें का बहुत सारा हिस्सा सैलरी एंड पेंशन को देने में ही यहाँ पे जा रहा है, पहली चीज़। तो ये जो स्कीम है आप ध्यान में रखना, ये नहीं कि ये जो बजट एक्सपेंसेस है इसे थोड़ा कम करना चाहता है, सैलरी पेंशन को थोड़ा रिड्यूस करेगा। आगे कैसे होगा मैं आपको यहाँ बताऊंगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया? हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़। और सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि हमारी जो एवरेज एज है हमारे डिफेंस में वो होगी है 32। समझ में आ गया? जो हमारे लोग यहाँ पे डिफेंस में भर्ती हैं उनकी जो एवरेज एज है वो क्या है? 32। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ये जो एवरेज एज है ये 32 से घटकर नहीं क्या 25 से 27 के बीच में रहे। किसके बीच में रहे? 25 से 27 के बीच में रहे, जाकि उनकी इफ़िशियंसी, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ सारी जो नहीं क्या 32 के कंपैरिजन में 26-27 वाले की क्या रहेंगी? ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा रहेंगी। तो गवर्नमेंट ने दो चीज़ों को ख्याल में रखा। ये मुद्दा समझ में आ गया? ठीक है। अब ये एक चीज़ थी, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जो है फ्रॉम डिफेंस सेगमेंट, कहाँ से? डिफेंस सेगमेंट से इनको जनरेट करना था। तीन चीज़ें आप समझ लो। पहला, हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कहती है कि हमारा जो एवरेज एज था डिफेंस में वो क्या है? 32, उसको घटा के नहीं क्या 26-27 के आसपास लाना है। तीसरा ये था कि डिफेंस सेगमेंट से जनरली भर्तियाँ बहुत कम निकलती हैं, बट इसके माध्यम से टेम्प्ररी पीरियड के लिए से कुछ भर्तियाँ निकलेंगी और साल में 45 हज़ार जो लोग हैं वो निके डिफेंस में क्या होंगे? इनका रिक्रूटमेंट वगैरह वगैरह होगा। तो मोटे मोटे तौर पे आपको यहाँ पे एक बात अच्छे तरीके से ख्याल में रखनी है। तीन चीज़ें आप यहाँ पे ख्याल में रखना। कौन सी चीज़? डिफेंस एक्सपेंसेस, दूसरा एवरेज एज, और तीसरा एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम डिफेंस सेगमेंट। समझ में आ गया? ये तीन चीज़ों को ख्याल में रख के अग्निपथ स्कीम यहाँ पे लाई जाती है। अब इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ है, बेसिक्स क्या है, हमें यहाँ पे समझने हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों लाया? क्योंकि ये डिफेंस सेगमेंट किसके कैटेगरी में आता है? सेंट्रल इसके इसमें आते ही आता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपकी पूरी की पूरी जो स्कीम है, ये जो आपकी पूरी की पूरी जो स्कीम है, इसको जब हम यहाँ देखते हैं इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उसे हम समझ लेते हैं। इसके लिए जो एलिजिबल जो लोग रहेंगे वो रहेंगे 17.5 से लेके 21 साल के बीच में। ठीक है। जो एज ग्रुप जो रहेगा वो क्या रहेगा? 17.5 से लेके 21 साल के बीच में। ठीक है। अब ये बढ़ा देंगे, अप्रूवल आने का है। जो एग्जैक्ट स्कीम है पहले हम उसे रीड कर लेते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें की चेंज होने वाली, क्योंकि बहुत बड़ा रॉइट वगैरह जो है अभी यहाँ पे फैल गया है। एग्जैक्टली क्या है हम वो देख रहे हैं कि कॉन्ट्रावर्सीज किसके ऊपर आई है। ठीक है। अगेन जो टर्म रहेगा वो कितने साल का रहेगा? 4 साल का रहेगा। डेफिनेटली ये भी बढ़ने वाला है। ठीक है। अब जब हम यहाँ देखेंगे इनको जो पर मंथ जो सैलरी मिलेंगी, पर मंथ इनको जो सैलरी मिलेंगी, आपको मैं फर्स्ट ईयर जो इनको सैलरी मिलेंगी वो मिलेंगी 30,000। ठीक है। सेकेंड ईयर जो इनको सैलरी मिलेंगी वो मिलेंगी 33K। ठीक है। थर्ड ईयर जो इनको नहीं क्या सैलरी मिलेंगी वो मिलेंगी अराउंड 36,000 के करीब करीब। फोर्थ ईयर इनकी जो सैलरी हो जाएंगी वो हो जाएंगी 40,000 के आसपास। मतलब समझ में आ गया? मतलब इनका जो पैकेज है अराउंड 6.71 लाख का ये एनुअल पैकेज टेंटेटिव इनका बनने वाला है। समझ में आ गया? मतलब हर साल उनका जो सैलरी है 3-3 हज़ार से टेंटेटिव क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? मुद्दा समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे कि ये सैलरी जो पैकेजेस है, अगर आप इसको यहाँ पे स्टडी करें, मतलब अगर आपकी एज यहाँ पे 18 साल है, कितने साल है? 18 साल। 18 साल का कोई बच्चा अगर 12वीं में टेंटेटिव होता है, अगर वो फेल ना हो तो, ठीक है, 12वीं का बच्चा अगर उसका एनुअल पैकेज निकले 4.5 लाख का है तो कोई भी से एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ गया? 12वीं में अगर मैं आपको 4.5 लाख का पैकेज अगर मैं दूँ, टेंटेटिव आपको 30-31 हज़ार का मंथली सैलरी दूँ, तो आप क्या कर लेंगे? इसे कैसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं हमको चलेगा। समझ में आ गया?
अब यहाँ पे ध्यान दो कि आप इसे समझ नहीं रहे हैं कि जो एज ड्यूरेशन है वो बहुत कम एज के लोगों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं, और वहाँ से बस वो 4 साल के लिए क्या करेंगे, सर्विसेज देंगे। अगर मान लो कोई 21 साल के एज में भी मान लो लगता है तो मैक्स टू मैक्स वो उसके एज के 25 तक क्या करेगा, सर्विस दे पाएगा। और ये जो रिम्यूनरेशंस है वो उसके एज के हिसाब से रखे गए हैं कि उस एज में उसको क्या नहीं क्या मेंटेनेंस या रिम्यूनरेशंस चाहिए। समझ में आ गया? जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है उसको जो एक्सपेंसेस लागू हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर शादी, बच्चे, बीवी, शॉपिंग, सब समझ में आ गया। इसके चक्कर में एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डबल हो जाएंगे। इस वजह से आपको देखने मिलेगा एट द एज ऑफ 25 आप मंथली 40,000 कमा रहे, बहुत इनफ है ये भी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ के साथ। तो ये इनके पीछे की पूरी कहती यहाँ पे साइकोलॉजी थी। इसमें उन्होंने एक चीज़ और ऐड करी है, इन्होंने 48 लाख का क्या दिया है, यहाँ पे इंश्योरेंस दिया है अगर डेथ वगैरह हो जाती है, और अगर इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो 1 करोड़ तक का वो क्या देंगे, कंपनसेट करेंगे डिफेंस के तरफ से। ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे अग्निपथ स्कीम के तहत, जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो सबसे पहले तो उन्हें कुछ नहीं, क्या ब्रिज कोर्स वगैरह जो होते हैं, ब्रिज कोर्स वगैरह जो होते हैं, इससे इनको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा। और एक लमसम अमाउंट, जैसे मैंने बताया कुछ 11-12 लाख के आसपास इनको क्या मिलेगा, एक नहीं क्या रिटायरमेंट फंड वगैरह जो है हम ऐसा बोल सकते हैं, ये एक साथ इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब 11-12 लाख के आप टेंटेटिव यहाँ पे ख्याल में रखिए, क्योंकि फिगर ऑब्वियसली बढ़ने वाले हैं जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये नहीं क्या यहाँ पे अग्निपथ स्कीम के तहत यहाँ पे क्या किया गया है, ऑफ़र किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो स्कीम है इससे जो नहीं क्या भर्ती होने वाली है ये अपने साथ पैरेलली चलते रहेंगी। बट जो ओरिजिनल जो मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में जाने के जो रूट है वो वैसे भी ओपन है, वो बंद नहीं कर रही है सरकार। ये एक एडिशनल सर्विसेज उन्होंने क्या की है, यहाँ पे शुरू की है। और इसमें से जो नहीं क्या जो भी लोग सिलेक्ट होंगे, मान लो 45,000 लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, इसमें से 25% जो लोग हैं वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, परमानेंट भी हो जाएंगे। उनको नहीं क्या वहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा, जिसमें ज़्यादा देशभक्ति वो वहाँ पे परमानेंट। समझ में आ गया? इस तरीके का यहाँ पे क्या रहेगा, क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। समझ में आ गया? यहाँ तक की बात बहुत अच्छी है, बट कंट्रोवर्सीज किसके ऊपर है, क्या हो सकता है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेंस पर्सपेक्टिव, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, एक सिविलियन के पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? ये सारे फैक्ट्स वगैरह आपने लिख लिया अग्निपथ स्कीम के। और जो इसमें इनरोल करेंगे, जो इसमें जाके जॉब करेंगे, उनको क्या नाम दे दिया गया है, अग्निवीर। मतलब उनको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आग पे चल के आना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ है नहीं? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इशू क्या है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। और इशू है तो उसके पीछे वैसी चीज़ें क्यों है समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि सबसे पहला जो नहीं क्या यहाँ पे इशू है, लोग काय के लिए चिल्ला पुकारा कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लो। सबसे पहले वो चिल्ला पुकारा कर रहे हैं एज के लिए। ठीक है, एज नहीं क्या 17 से क्या रखी गई, 17.5 से 21 साल के बीच में का एज रखा गया है। मतलब यही लोग क्या है, एलिजिबल हैं। ठीक है, लोगों की क्या डिमांड है कि ये जो 21 साल है, ठीक है, भारत में लोगों को समझता नहीं, 21 साल की उम्र तक ये नहीं समझता कि कौन सा मोबाइल लेना। समझ में आ गया? करियर तो बहुत दूर की बात है, कोई मोबाइल लेके बैठ जाते, करियर कौन सा बनाना इस वक्त तो अक्ल आती नहीं है। समझ में आ गया? तो वो अक्ल भारत में बहुत लेट आती है। समझ में आ गया? तो बहुत से लोगों की डिमांड है कि इसको टेंटेटिव 25 साल तक क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। और अगर 25 साल के बाद, मतलब पहले एज के ऊपर है, एज समझ लो, एज का जो बार है ये बढ़ाने की यहाँ पे क्या उठ रही है, डिमांड उठ रही है। मतलब जो प्रोटेस्टर है वो कौन सी डिमांड कर रहे हैं, एज बार बढ़ाने का। 21 से क्या उनकी डिमांड है, 25 साल तक आप कर दो। मान लो 17.5 से 25 साल के बीच में के लोग क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। और मिलिट्री के क्राइटेरिया के हिसाब से ये फिट एंड फाइन लोग हैं, ये आएंगे। ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है, जो यहाँ पे ड्यूरेशन रखा गया है सर्विस का, ड्यूरेशन जो रखा गया है सर्विस का वो रखा गया है 4 साल। तो जो प्रोटेस्टर जो डिमांड कर रहे हैं इसको मिनिमम 7 ईयर का करना चाहिए। कितने ईयर का करना चाहिए, 7 ईयर का यहाँ पे करना चाहिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10 साल का कर दो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15 साल का ही कर दो। फिर ये काहे के लिए बचेंगे, अग्निपथ स्कीम है तो परमानेंट ही हो गया ना। वैसे ही 15 साल बाद वैसे आप रिटायर्ड हो जाते हैं, 32 साल में भी लोग रिटायर्ड हो जाते हैं आर्मी से, आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, अगर जल्दी लगे तो। ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आ गया क्या डिमांड है। मिनिमम 7 ईयर्स के लिए जो इनका जो पीरियड है ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्सटेंड होना चाहिए। देखो पहला है एज बार बढ़ा दो, दूसरा क्या है ड्यूरेशन जो है 4 साल के बाद क्या करेंगे, इसलिए एटलीस्ट 7 साल का यहाँ पे कर दो। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ पे नहीं क्या सर्विसेज जो दी जा रही है इसमें इशू यहाँ पे ये है कि इनके एक्सपीरियंसेस जो रहेंगे और इनका जो स्किल सेट रहेगा ये कैसे क्या डेवलप होगा 4 सालों में। समझ में आ गया। 4 साल में हो सकता है एक जन को ने क्या बंदूक पकड़ना ही नहीं आया और उसके ज़माने में क्या हो गया, आक्रमण हो गया, क्या करेगा क्या वो। समझ में आ गया। कुछ कुछ लोगों के लाइटा नहीं लगते, समझ में आ गया, जल्दी ट्रेनिंग वेनिंग सब पास हो जाते, लग भी जाते, पर उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो इस पीरियड में उनकी परिपक्वता मेंटल फिजिकल जो एबिलिटी है वो स्ट्रांग होंगी कि नहीं होंगी, इसके ऊपर भी प्रश्न है। और अगर ये स्ट्रांग नहीं होंगी तो अल्टीमेटली हमारे सिक्योरिटी के ऊपर क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि 4 साल में हमारे बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं होते, 3 साल का ग्रेजुएशन 8 साल में बच्चे पूरा करते हैं। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अभी देखो अभी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाली है। समझ में आ गया। 30% बच्चे में वैसे ही बता रहे फेल हो जाएंगे इस साल। समझ में आ गया। अभी पेपर चालू भी होंगे, 30% जो रिजल्ट आएगा वो फेल में ही आने वाला है। आशा करता हूँ आप में से किसी का भी ना आए, बट मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर क्या होने वाले हैं, ऑफलाइन होने वाले हैं। तो ये 4 साल में क्या होगा, बहुत से लोग आलसी किस्म के रहेंगे, बस पैसे कमाने के लिए चल जाएंगे। वो आशा करेंगे कोई युद्ध उद्ध नहीं होना चाहिए अपने ज़माने में। ठीक है, बट अगर हो गया और इनके पास स्किल डेवलप नहीं रहे, क्या रहता है, स्किल डेवलप करना एक चीज़ होती है और दूसरा होता है उसको एग्जीक्यूट करना। एक सैनिक ने क्या सारे स्किल एडॉप्ट करता है, उसके बाद वो 10-15 लड़ाइयाँ लड़ लेता है, वो एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने स्किल तो एडॉप्ट कर ली है बट उसको इम्प्लीमेंट करने का उनको कभी मौका ही नहीं मिला। लड़ाई फिर यहाँ पे आके करेंगे क्या, ये अमरावती में आके अभी मैं बहुत सीख लिया, अभी देखो मारता मैं, ऐसा करेंगे क्या। ठीक है, एक्सपीरियंस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इशू आ जाएगा कि ये वाकई में नहीं कि सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद जो इनकी सिक्योरिटी जो है, मतलब इनकी फिनेंशियल जो सिक्योरिटी है, इनकी फिनेंशियल जो सिक्योरिटी है, मतलब मान लो कि कोई 21 साल में रखता है, 25 साल के बाद ये लोग करेंगे क्या। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा गया है कि 25 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद भी बहुत बड़ी लाइफ बाकी है। इसके बाद ये क्या करेंगे, आप 11 लाख रुपए इनको दे दे रहे हो। समझ में आ गया। उसके बाद जो उनके लाइफ का जो पीक पीरियड था उस वक्त उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, क्योंकि जब ये एनरोल हुए थे तब इनकी एवरेज एज क्या होंगी, एक तो 12 हो चुका होगा या ग्रेजुएशन में ये अपीयर होंगे। 21 साल तक यही होता ना। समझ में आ गया। कोई पहले से एजुकेशन फटाफट चालू कर लेंगे इसके चक्कर में, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो कहना कि ग्रेजुएशन रह जाएगा, और ग्रेजुएशन रह जाएगा तो जो बाकी के जो नॉर्म्स हैं, जो हमारे रेगुलर जो नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से जो जॉब्स वगैरह मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको क्या करना पड़ेगा, बाद में स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। मतलब जो एक एवरेज स्टूडेंट 21 साल की उम्र में क्या हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, यही जो आपका एवरेज स्टूडेंट है 25 साल के बाद हो सकता है कि ग्रेजुएशन के लिए क्या करे, अपीयर हो जाए। और उस वक्त उसकी पढ़ने की मेंटालिटी, फिर उसका ग्रेजुएशन होगा 28वें साल में, 27वें साल में, फिर उसके बाद नहीं क्या वो नौकरी ढूंढना क्या करेगा, चालू करेगा। मतलब जो कार्यक्रम उसको 21 साल से करना था वो 27-28 साल से फिर से शुरू करेगा। समझ में आ गया। और 11 लाख रुपए मैं आपको बता देता हूँ, आप ईयर टू ईयर अगर आप काउंट करेंगे, साल से साल काउंट करेंगे, हर चीज़ का वैल्यू क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। आज से 5 या 10 साल बाद 11 लाख की कोई वैल्यू रहेंगी क्या, नहीं। समझ में आ गया। आज से 10 या 20 साल पहले 11 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था, बट आने वाले 5-10 सालों में 11 लाख बड़ा अमाउंट नहीं है। समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी। अब एक आधे ने जोश में 4 व्हीलर ले लिया, ठीक है, एक आधा खेत ले लिया, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं उग रहा, लटक गया ना उसके वहाँ पे 11 के 11 लाख रुपए। समझ में आ गया। शादी कर लिया धूम धड़ाके से, ठीक है, लोग नहीं क्या काय के ऊपर बैठ के आते, भैंस पे बोल रहा, घोड़े पे बैठ के आते, ठीक है, वो कार में आ गया, या फिर नहीं क्या कुछ हेलीकॉप्टर, एक दूल्हा अभी बीच में हेलीकॉप्टर से आया था उसके बारात शादी वादी में। समझ में आ गया। पर उल्टा हो गया था, हेलीकॉप्टर आगे चले गया था, दूसरे गांव में चले गया था, ठीक है। तो बोले ये तो मेरी दुल्हन ये गांव में नहीं है, दूसरे गांव में उतार दिया आपने। तो ऐसे भी पंगे हो जाते हैं। तो एनीवेज ये जो पैसे हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से स्पेंड हो जाएंगे, फिर वो लटक जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, इश्यूज़ है। इतना क्लियर हो गया आपको, मुद्दा समझ में आ गया। एज बार का इशू है, ड्यूरेशन बढ़ाने की यहाँ पे मांग है। उसके बाद
एक्सपीरियंस और स्किल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, और दूसरा 25 साल के बाद ये क्या करेंगे, झामल झामल, ऐसा नहीं क्या लोगों को यहाँ पे लग रहा है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? अब जब इस कंटेक्स्ट में जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक बात अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, इसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सेस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले जो बात है वो है एज बार की। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है इसके ऊपर? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव मैं फिर से आपको एकदम शुरू के इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। रिस्पॉन्स जो है गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या है कि इनको एवरेज एज क्या करनी है, 26-27 के बीच में करनी है ना। समझ में आ गया? एवरेज एज उनकी 26-27 कब होंगी? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसके अबाउ हैं। समझ में आ गया? अब जो नए नए जो लोग आते रहेंगे इसमें, उसकी वजह से एवरेज एज क्या होंगी, थोड़ी नीचे खींचे जाएंगी। तो अगर मैं ये एज बार बढ़ा देता हूँ, 25 तक लेके जाता हूँ, तो एज बार एवरेज एज जो है यहाँ पे क्या होगा, कभी कम ही नहीं होगा। तो इनको एवरेज एज क्या करनी है यहाँ पे, कम करनी। मतलब स्कीम के ऑब्जेक्टिव आप समझ लो, उसके हिसाब से उन्होंने क्या विड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज एज जो है ये रिड्यूस करने के लिए एज बार कम रखा गया है। फिर भी सरकार इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रख सकती है, उसे 23-24 तक बढ़ा सकती है। एटलीस्ट सरकार 23 तो भी कर ही देंगी। समझ में आ गया? 23 आइडियल है, ग्रेजुएशन भी हो जाता है। समझ में आ गया? अगर हम फटाफट पास हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो चीज़ है, जो कार्यकाल जो है वो यहाँ पे नहीं क्या 4 साल का यहाँ पे रखा गया है। समझ में आ गया? तो ये जो 4 साल का जो कार्यकाल रखा गया है, इसमें आपको एक बात अच्छे तरीके से समझनी है कि ये जो लोग हैं, अब डिफेंस जो लोग हैं, इन्होंने ये जो 4 साल के लिए जो लोग यहाँ पे ज्वाइन होंगे, इनको चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे ऑब्वियसली भेजेंगे नहीं। ये तो सीधी सी कॉमन सेंस की बात है ना, उनको खड़े कर देंगे। और जो सीनियर लोग हैं यहाँ पे भजे पकौड़े खाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो सीनियर लोग हैं वो ऑब्वियसली क्रिटिकल जगह पे, सेंसिटिव जगह पे उनकी पोस्टिंग होगी। ये नौसिखिए लोग रहेंगे, तो इनकी कहना कि डिपार्टमेंट, कमिश्नर, हेडक्वार्टर्स वगैरह में इनकी नौकरी वगैरह रहेंगी। अब ये टेंशन इसलिए कम रखा गया है, अगेन यहाँ पे मैं किसके ऊपर आ रहा हूँ, बजट एक्सपेंसेस के ऊपर। समझ में आ गया? आप थोड़ी सी बात यहाँ पे समझो, लड़ाई नहीं क्या संख्या बल के ऊपर नहीं जीती जाती। समझ में आ गया? बिल्कुल भी संख्या बल के ऊपर लड़ाई जीती नहीं जाती आज की डेट में। आज से पहले एक ज़माना था, सामने वाला 1 लाख लोगों की फौज लेके आ रहा, इसके पास 20,000 लोग हैं, लड़ाई वैसे वहाँ पे क्या हो गया, रिजल्ट लग गया। कभी कभी बहुत शूर पराक्रम बताया और उसको पता है कि भविष्य में अपने ऊपर पिक्चर बनने वाली है, तो ही वो लड़ाई जीतता था। अदरवाइज़ वो लड़ाई क्या होती थी, वहाँ पे डिफीट हो जाती थी। आज के डेट में जो आपके युद्ध होते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड युद्ध है। आपके 10,000 सैनिक यहाँ पे खड़े हैं और आसमान में से एक मिसाइल आके आपको उड़ा दे रही है, क्या फ़ायदा आपके वहाँ पे खड़े होके? समझ में आ गया? एक मिसाइल ने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे पराजित कर दिया। तो संख्या बल से लड़ाई आज के डेट में जीती नहीं जाती, ये आप समझ लो। समझ में आ गया? संख्या देखा जाए, हमारे पास, चाइना के पास बहुत बड़ी संख्या है, बट एक्चुअली इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए अभी डिफेंस इक्विपमेंट। हमें क्या चाहिए यहाँ पे डिफेंस में, हमारे जो वेपन वगैरह वगैरह है, हमें खुद का नहीं क्या सेल्फ मेड नहीं क्या डिफेंस सिस्टम वगैरह वगैरह बनाना है, खुद के वेपन्स, खुद का टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करना है, तो हमें कुछ ना कुछ पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे हम 4 साल से अगर इसको 8 साल कर दे, 7 साल कर दे, तो एक्सपेंसेस क्या हो जा रहे हैं, लागू हो जा रहे। समझ में आ रहा? और वो जो नहीं कि आपके एक्सपेंसेस हैं 5.25 लाख करोड़ में के, ऑलमोस्ट फिर यहीं पे जा रहे हैं। तो हम जो ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस में जो इंपोर्ट हो रहा है उसको हम कम करें और इंडिया में ही कुछ नहीं क्या क्वालिटी के वेपन्स, हथियार वगैरह बनाएं, या जो ज़रूरी है वो इंपोर्ट कर सके। इसलिए कहना कि हमें यहाँ पे पैसे बचाने पड़ेंगे ना। समझ में आ गया? तो हम इस डायमेंशन से हमने यहाँ पे सोचना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? दूसरा, गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है कि 25 साल के बाद वो जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे। समझ में आ गया? 25 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया कि सबसे पहले समझ लो, कोई व्यक्ति सेना में या डिफेंस में काम करता है, कुछ चीज़ हो ना हो, उसके लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर आ जाता है। और जिस व्यक्ति की लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है वो कभी भी खाली पीली बेरोज़गार बैठ ही नहीं सकता। समझ में आ गया? उसके पास हार्डवर्क लेने की स्किल आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी आ जाती है। समझ में आ गया? डेडिकेशन आ जाता है अपने काम के लिए। प्लस इसके पास एक क्या रहेंगी, फिनेंशियल सिक्योरिटी रहेंगी। अराउंड 11 से 12 लाख के करीब करीब इसके पीछे क्या रहेगा, कुछ पैसों का बैकअप रहेगा। तो सबसे पहले इसको किसी बड़े कंपनी में आराम से जॉब लग जाएगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन वाला आदमी है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अपना कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकता है, जिसके ऑलरेडी इसके पास पैसे हैं, और अगर उससे ज़्यादा का इसको लोन चाहिए तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको ईजिली
लोन फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे दी जाएंगी। समझ में आ गया? तो 25 साल के बाद वो क्या करेगा, इसका जवाब मिल रहा है आपको। क्या है, दोनों डायमेंशन से हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्या करेगा वो, उसकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन है, कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़। एक एवरेज 25 साल के स्टूडेंट जो यहाँ पे सोते बैठता है 9-10 बजे तक, उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होंगी इफिशियंसी, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, इससे आसानी से प्रायोरिटी मिलेंगी किसी भी सेक्टर में। समझ में आ गया? और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बिजनेस वगैरह में जाता है तो उसके पास अच्छे खासे फंड्स हैं जो उसने खुद अर्न करके रखे हैं। इतना क्लियर हो गया? मुद्दा समझ में आ गया? अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि जो प्रोटेस्टर जो है, जो प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, हमारा फ्रीडम है। पर हमें यहाँ पे एक बात अच्छी तरीके से समझना है, पिछले 2-3 दिनों में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो हिंसा के ऊपर बेस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस हुआ है। हमें यहाँ पे एक बात समझनी है कि जो युवा नहीं के बाद में देश की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, अगर वही युवा देश के पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो क्या उनके भीतर देश की सेवा करने का, देश की रक्षा करने का कोई वैल्यू है क्या? कल जिनके खिलाफ उनको लड़ना है वो खुद आज वैसे ही बन जा रहे हैं। क्या ये इसके पात्र है कि वो सेना में जा सकें? बिल्कुल भी पात्र नहीं है। आपको प्रोटेस्ट करने का राइट है, आपको नहीं, यहाँ पे आपकी बात रखने का राइट है, बट पब्लिक प्रॉपर्टी को, लोगों को और डिस्टर्बेंस पैदा करने का बिल्कुल भी आपको फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। समझ में आ गया? तो ये सारे एंगल से, ये सारे डायमेंशन से हमको यहाँ पे देखना है। अब सरकार इसमें क्या मिडवे निकालती है और लोग कहाँ तक यहाँ पे क्या होते हैं, उससे सेटिस्फाइड होते हैं, ये भविष्य में देखने की बात होगी। समझ में आ गया? तो हमें चीज़ों के दोनों भी पहलू यहाँ पे हमें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। और दूसरा, ये किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, बाकी की जो एग्ज़ाम जो रेगुलर बेसिस पे होती है वो होते रहेंगी। ये एडिशनली इसमें ऐड किया गया है ताकि 25% लोग हमको यहीं से मिल जाए। समझ में आ गया? और कंपलसरी नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसे देश है लाइक इजराइल, रशिया, स्वीडन एक बहुत बड़ा देश है जो हमेशा किसी रैंकिंग में टॉप पे रहता है। यहाँ पे कंपलसरी डिफेंस ट्रेनिंग, कंपलसरी आप डिफेंस पर्सनल बन जाते हैं। आपको ज़ोर ज़बरदस्ती, आपकी इच्छा नहीं भी रही फिर भी नहीं कि आपको डिफेंस में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, रशिया में ये बताया गया है कि रशिया में अगर आप सिविलियन हैं तो आपको डिफेंस ट्रेनिंग क्या है, मस्ट है। और जब भी ऐसे लड़ाई वड़ाई होते हैं, आप पानठेले पे खड़े, आपके सर पे टोपी पहना देंगे, आपको बंदूक देंगे, चलो लड़ने। समझ में आ गया? आपको जाना भी पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ऐसा कार्यक्रम है। हमारे देश में वैसा नहीं है। समझ में आ गया? हमारे देश में देशभक्ति बताने के बहुत से अलग अलग यहाँ पे क्या है, आयाम है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमको नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है। आज बस एक ही चीज़ यहाँ पे बोलूँगा, देशभक्ति अगर आपको बतानी है, कुछ मत करो, घर पे जाते वक्त नहीं क्या, अपनी अपनी चप्पल बस पहन के जाना, किसी और की पहन के मत जाना। ये भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति होगी। क्योंकि पिछले बार के लेक्चर में 2 लोगों की चप्पल चोरी हो गई थी। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से अगर आपको राष्ट्रभक्ति बतानी है तो घर पे जाते हुए अपनी अपनी चप्पल ही पहन के जाओ, किसी और के पहन के मत जाओ। ये क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? तो एनीवेज, अग्निपथ स्कीम आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ।